नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजी टूटुल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे आप लोग को साइंस के एमसीक्यू करा दिए हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर आपको मिल जाएगा। और साइंस स्पेशल एमसीक्यू करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ कुछ सब्जेक्टिव चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। निम्न में से धातुओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्न में से धातुओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको मेटल से रिलेटेड आपको फॉल्स स्टेटमेंट की पहचान करना है। पहला, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, धातुओं में धात्विक चमक पाया जाता है। मेटल आर मेटेलिक ब्राइटनेस। तीसरा, धातुएं तन्य होती है। मेटल आर मलिएबल। और चौथा, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर एसिटिक नेचर। ये चारों को पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको बताना है कि कौन से इसमें से जो कथन है वो आपका सत्य है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो, पहला आपका धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो पहला वाला हमारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जो आपका मेटल होते हैं ना, वो आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जो मेटल होते हैं, जो धातुएं होती है ना, वो आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब धातुएं हैं वो विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि आपका सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक धातु कौन सा है, तब आपको बताना है सिल्वर। कौन सा? सिल्वर, ठीक है। आपसे कल के डेट में क्वेश्चन पूछेगा कि ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, तो आपको बताना है सिल्वर। और सिल्वर को किस नाम से जानते हैं? चांदी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो आपको जो धातुएं होती है ना, वो आपको ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, गुड कंडक्टर होती है। बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल का। जो अधातुएं होती है, अधातुएं नॉन मेटल, वो आपको ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन उसके अपवाद भी है, जैसे कि ग्रेफाइड हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब आपका अधातु होते हुए भी ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, धातुओं में धात्विक चमक पाया जाता है। धात्विक चमक को इंग्लिश से बोलते हैं मेटेलिक ब्राइटनेस। बिल्कुल सही है कि धातुओं में धात्विक चमक पाया जाता है। जैसे कि बात करता हूँ, आपका सोना चमकता है, जो कि आपका मेटल है। चांदी आपका चमकता है, मेटल है। तांबा आपका चमकता है, मेटल है। मतलब जो आपका धातुएं होती है ना, उसमें आपका मेटेलिक ब्राइटनेस, मतलब उसमें चमक पाया जाता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, अधातु में मेटेलिक ब्राइटनेस अर्थात उसमें चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन उसका भी तो अपवाद है। अगर मैं अधातु की बात करता हूँ, तो आपका हीरा भी एक अधातु है। हीरा अर्थात डायमंड क्या है? एक अधातु है। और डायमंड अधातु होते हुए भी उनमें चमक पाया जाता है। और डायमंड में जो चमक पाया जाता है, हीरा जो चमकता है, वो किस कारण से चमकता है? वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक पाया जाता है। तो मैंने क्या बताया कि आपका जो धातुएं है ना, धातुओं में आपका मेटेलिक ब्राइटनेस अर्थात धात्विक चमक पाई जाती है, जबकि जो आपका अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाया जाता है। लेकिन अधातुओं में अपवाद भी है। जो हीरा होता है वो अधातु होते हुए भी उसमें चमक पाया जाता है। और हीरे में चमक होने का कारण क्या है, बताना है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धातुएं तन्य होती है। तन्यता को इंग्लिश से बोलते हैं मेलिएबल। तन्यता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेलिएबल बोलते हैं, मेलिएबल, ठीक है। तो धातुएं तन्य होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो मेटल होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। अब ये मेलिएबिलिटी या आपका तन्यता किसे कहा जाता है? तो किसी भी धातु को सीड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो उसकी क्षमता होती है या उसका जो गुण होता है, उसी को क्या बोला जाता है? आपका तन्यता बोला जाता है। मैंने क्या बोला? किसी भी मेटल अर्थात धातु को सीड फॉर्म में अर्थात पतले पतले चादर में कन्वर्ट करने का जो उसका गुण होता है ना, उसी को बोला जाता है कि आपका तन्यता। तो जो आपका धातुओं को आप पतले पतले चादर में, पतले पतले सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए धातुएं क्या होती है? जी आपका तन्य होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका मेटल आर मेलिएबल। अगर आपसे पूछेगा मोस्ट मेलिएबल मेटल पूछेगा, है ना, आपसे अगर पूछ लिया मोस्ट मेलिएबल मेटल, मोस्ट मेलिएबल मेटल अर्थात सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, मतलब जिसको आप बहुत ज़्यादा पतले पतले सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, पतले पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मोस्ट मेलिएबल मेटल की बात करते हैं तो गोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्ड, जिसको आपका AU से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चौथा देखो, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ पास बोला जा रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड ऑफ मेटल आर एसिटिक नेचर, ऐसा बोला जा रहा है।
धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना जी, तो आपका धातुओं के ऑक्साइड है ना, वो आपका अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जबकि जो आपका नॉन मेटल होते हैं, जबकि जो आपका नॉन मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ये कौन से नेचर के होते हैं? ये आपका होता है अम्लीय नेचर का, मतलब एसिटिक नेचर का। जो आपका नॉन मेटल है उसकी ऑक्साइड एसिटिक नेचर के होते हैं, जबकि आपका जो मेटल्स है अर्थात धातुएं हैं, तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो आपका बेसिक नेचर के अर्थात क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने देख लिया धातु के बारे में, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसके बारे में, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछा गया था धातु के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, बिल्कुल सही है भाई। जो आपका मेटल होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और आपका मैंने बताया सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी? सिल्वर अर्थात चांदी। धातुओं में मेटालिक ब्राइटनेस पाया जाता है, धातु में धात्विक चमक पाया जाता है, ये भी मैंने बता दिया। लेकिन अधातु में आपका धात्विक चमक नहीं पाया जाता। लेकिन अधातु में एक आपको अधातु है हीरा, हीरा अधातु होते हुए भी वो चमकता है। और कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा, धातुएं तन्य होती है, धातुएं मैलिएबल होती है, अर्थात धातुओं को आप पतले पतले सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, पतले पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हो। और मोस्ट मैलिएबल मेटल पूछेगा तो आपको बताना गोल्ड अर्थात सोना। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं बोला जा रहा है, जबकि तो गलत है ना। धातुओं के ऑक्साइड ना वो आपका क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो आपका अधातु होता है जिसको नॉन मेटल कहते हैं, उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो आपका एसिटिक नेचर अर्थात अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आपका इसमें चौथा स्टेटमेंट बस गलत है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा क्या हमारा सही है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था। आशा कर रहा हूँ समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखो, इससे पहले मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस करा दिए, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखिएगा। ये आपका मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो अभी आपका ना वन लाइनर वाला क्वेश्चन है पूरा, है ना। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था आज का जो क्लास होगा आपका सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो मैं अभी आप लोग को पूरे सब्जेक्टिव क्लास भी आपको प्रोवाइड करूँगा, मतलब पढ़ाऊँगा सब्जेक्टिव चीज़ों के बारे में भी। उसके बाद इन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तीसरा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र को इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल फार्मूला। चौथा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ पास केमिकल नेम पूछा गया है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है? कौन सा मेटल पौधे को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है? अगेन क्वेश्चन है, देखो किसका प्रयोग आपका एंटासिड अर्थात प्रति अम्ल बनाने में होता है? और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किसका प्रयोग होता है? किसी आपका मूर्खों का सोना कहा जाता है? और सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा कौन सा होता है? और सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? देखो ये सभी क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, गारंटेड बता रहा हूँ। यहाँ से भी आपको जरूर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसके रिगार्डिंग पूरा मैं सब्जेक्टिव चीज़ों को आप लोग को पूरा पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा लंबा क्लास होने वाला है क्योंकि मैं सब्जेक्टिव चीज़ों को आप लोग को पूरा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आप लोग से सब क्वेश्चन बन जाएगा अगर एकदम ध्यान से अभी मैं जो पढ़ाऊँगा उसको सुनोगे तो। चलिए फिर हम लोग सब्जेक्टिव चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी मैं आप लोग को पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ आपका सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स, ठीक है। अभी मैं आप लोग को पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ सम इम्पॉर्टेंट मेटल, सम इम्पॉर्टेंट मेटल अर्थात कुछ महत्वपूर्ण धातु। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कुछ महत्वपूर्ण धातु, है ना। कुछ महत्वपूर्ण धातु, सम इम्पॉर्टेंट मेटल, कुछ महत्वपूर्ण धातु, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं सोडियम, ठीक है। सोडियम, और सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है जी? आपका Na होता है। क्या होता है आपका? Na। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है आपका? Na होता है। अगर मैं सोडियम का मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, एटॉमिक नंबर को आपका हिंदी में कहा जाता है आपका परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं जी? आपका परमाणु क्रमांक, है ना। अगर मैं सोडियम के एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ, सोडियम के परमाणु क्रमांक की बात करता हूँ तो कितना होता है? 11 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सोडियम का अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं, परमाणु भार की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा पर? 23 हो जाएगा। इसको हिंदी में बोला जाता है आपका परमाणु भार। क्या बोलते हैं इसको? बोलो परमाणु भार के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं, सोडियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, सोडियम कौन से ब्लॉक का तत्व है, कौन से ब्लॉक का धातु है। तो आपको बताना है सोडियम है ना, ये आपका एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का क्या है जी आपका, ये आपका धातु है, ठीक है। और कौन से ग्रुप का, तो ग्रुप फर्स्ट का, कौन से ग्रुप का, ग्रुप फर्स्ट का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग ने आवर्त सारणी पढ़ा होगा, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। आवर्त सारणी आपको इस प्रकार से दिखता है, देखिए आवर्त सारणी आपको इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आपका एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको बोला जाता है जी आपका पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको बोला जाता है आपका डी ब्लॉक बोलते हैं, और नीचे में ना ऐसे और दो आपका बॉक्स बने होते हैं ऐसे, इसको आपका ए ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो जो आपका सोडियम है ना, ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप को हिंदी में समूह बोला जाता है। तो जो आपका सोडियम है, आपका ग्रुप फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो सोडियम के बारे में क्या क्या बता दिया कि सोडियम का प्रतीक चिन्ह एन होता है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। उसके बाद एटॉमिक नंबर तो बता देना, हाँ 11। फिर मैंने बताया कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो आपका ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। अब चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं सोडियम के बारे में, सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहला चीज़ तो आपका सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है। क्या है आपका हाईली, सोडियम क्या आपका हाईली, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है जी, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अत्यधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, क्या अत्यधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम क्या करता है, ये आपका पानी से, सोडियम पानी से और वायु से क्रिया करके, सोडियम पानी और वायु से क्रिया करके आग उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न करता है, आग उत्पन्न करता है। साथ ही साथ सोडियम में क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। इसीलिए आपका ये सब चीज़ें मत हो करके ना सोडियम को आपका केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से आपका मेटल को, कौन से धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो आपको बताना है सोडियम, क्योंकि सोडियम बहुत आपका रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अगर आप उसको मिट्टी के तेल में डुबा कर नहीं रखोगे तो आपका वायु से, है ना, आपका वाटर से उससे रिएक्शन करेगा और आग उत्पन्न करेगा और उसमें विस्फोट हो जाएगा, बहुत खतरनाक चीज़ होता है। आगे बात करते हैं दूसरा चीज़ सोडियम के बारे में, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट अर्थात मुलायम होता है। सोडियम क्या होता है जी, सॉफ्ट अर्थात मुलायम होता है। मुलायम मतलब देखो, अधिकतर मैं बात करता हूँ धातु का, मेटल का, तो अधिकतर अमूमन देखा जाए तो जो धातुएं होती है वो कठोर होती है, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। लेकिन सोडियम धातु होते हुए भी ये आपका सॉफ्ट होता है, मतलब मुलायम अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए आप ना सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हो। इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मेटल को चाकू से आसानी से कट कर सकते हैं, तो आपको बताना है सोडियम, क्योंकि सोडियम आपका सॉफ्ट होता है, मुलायम। जैसे आप पनीर देखे होगे, पनीर बिल्कुल पनीर के जैसा ही दिखता है, तो पनीर को अब हम लोग चाकू से काट लेते हैं ना, उसी प्रकार सोडियम को भी आपको चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि आपका क्या होता है, आपको मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। आगे बात करते हैं सोडियम के बारे में और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चलो तीसरा चीज़ और इसके बारे में ध्यान रखना है, जो आपका जो सोडियम होता है, सोडियम आपका क्या है, सोडियम के अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूँ, जो मेन चीज़ इसको पढ़ा रहा हूँ ना, अगर मैं सोडियम के कंपाउंड की बात करता हूँ, कौन कौन से इसके प्रमुख कंपाउंड है, तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। इसी को आपको खाने का नमक के नाम से जानते हैं, NaCl खाने का नमक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको आपका बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट है जी, ये सब सोडियम के सब कंपाउंड है। कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, यौगिक बोला जाता है। तो आपका NaCl हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसको खाने का नमक बोलते हैं, इसको इंग्लिश में टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। आपका NaHCO3 था सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछेगा Na2CO3 ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आपका सोडियम आपका कार्बोनेट। इसी को क्या बोला जाता है, इसको रासायनिक नाम से क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सब सोडियम के कंपाउंड है ना। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ Na2CO3 × 10H2O, अगर मैंने इसमें जल के 10 मॉलिक्यूल ऐड कर दिए हैं, तभी किसका निर्माण कर लिया, धावन सोडा का। इसको क्या बोलते हैं, इसको धावन सोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या क्या बता दिया सोडियम के कंपाउंड में, NaCl जिसको खाने का नमक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद NaHCO3 जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। Na2CO3 जो कि सोडियम कार्बोनेट है।
और इसी सोडियम कार्बोनेट में अगर मैंने जल के 10 मॉलिक्यूल को जोड़ दिए, 10 अणु को जोड़ दिए, तब किसका निर्माण हो गया? धावन सोडा का निर्माण हो गया। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोडियम के और कंपोनेंट हो जाएगा बोरेक्स अर्थात सुहागा, आप लोगों ने नाम सुना होगा बोरेक्स, ठीक है। सोडियम के और कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स हो जाएगा, बोरेक्स, बोरेक्स, और बोरेक्स को आपका सुहागा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुहागा के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। Na2B4O7 इंटू H2O इसका फार्मूला होता है। लेकिन चलो, जिसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है, खाने का नमक का NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट का Na8CO3, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 और धावन सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2 हो जाएगा, ठीक है। एक और आपको ध्यान रखना है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सोडियम कंपाउंड में, चिली साल्ट पीटर, ठीक है। चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर का फार्मूला क्या होता है? अगर क्वेश्चन आता है तो चिली साल्ट पीटर का फार्मूला क्या होता है आपका? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को आपका चिली साल्ट पीटर बोलते हैं, ध्यान रखना। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? जो आपका चिली साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। तो क्या क्या बता दिया सोडियम के बारे में कि सोडियम आपका ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल है जो पानी और वायु से क्रिया करके आग बनाता है और साथ ही साथ विस्फोट हो जाता है। फिर मैंने बताया आपका मुलायम धातु, इसलिए इसको आसानी से चाकू से कट कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि आपका सोडियम के कौन कौन से कंपाउंड है, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको खाने का नमक या टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं, Na8CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, है ना। और जब Na2CO3 में जल के 10 मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तब धावन सोडा का निर्माण होता है। उसके बाद मैंने बताया बोरेक्स अर्थात सुहागा, ये भी आपका सोडियम के कंपाउंड है। चिली साल्टपेटर, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपेटर बोलते हैं, ये भी आपका किसका कंपाउंड है? सोडियम का कंपाउंड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको किसके बारे में पढ़ा दिया? सोडियम के बारे में पढ़ा दिया। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण धातु पढ़ रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊँगा तो ये आपको मिट जाएगा, तो अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। अच्छे से इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको सोडियम के बारे में मैंने पढ़ा दिया। अब बात करते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के बारे में। चलो, मैग्नीशियम भी आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान रखना है। मैग्नीशियम भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये आपका ग्रुप सेकंड, ये आपका ग्रुप सेकंड आपका समूह 2 का तत्व आपका धातु है। ये एस ब्लॉक का धातु है और समूह 2 का धातु है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए मैग्नीशियम के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैग्नीशियम है ना जी, हमारे प्लांट में, मतलब प्लांट में अर्थात पौधों में, साथ ही साथ हमारे बॉडी में, ठीक है। ये पौधों में और हमारे बॉडी में दोनों जगह पाया जाता है। अगर प्लांट की बात करता हूँ तो प्लांट जो पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण कहाँ करते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। जो प्लांट होते हैं अपने भोजन का निर्माण कहाँ करते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? आपका किचन ऑफ प्लांट सेल, किचन ऑफ प्लांट सेल। मैंने क्या बताया? जो प्लांट होते हैं अपने भोजन का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में करते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट सेल बोलते हैं। यही आपका हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन भी था। तो इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल में क्या कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। ये SI का प्रश्न था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो आपका मैग्नीशियम है ये प्लांट और हमारे बॉडी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट का जो किचन किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। इसको हिंदी में हरित लवक के नाम से जाना जाता है, हरित लवक, ठीक है। और आपका क्लोरोफिल को आपका पर्णहरिम के नाम से जानते हैं, पर्णहरिम, ठीक है। तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का, फलों का और फूलों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। तो इसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, मैंने बताया कि ये तो हमारे बॉडी में भी आपका महत्वपूर्ण होता है प्लांट के साथ साथ। तो हमारे बॉडी में ना क्या करता है? जो मैग्नीशियम है ये मसल्स के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, अर्थात मांसपेशी के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो आपका मैग्नीशियम होता है ना जी, ये आपका पौधों को अर्थात प्लांट्स को, पौधों को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। पौधों को क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट, पौधों को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठंडक प्रदान करता है। दैट मीन्स ये जो आपका मैग्नीशियम होता है पौधों के बॉडी में पाए जाने वाले एक्सी जो हीट होता है, अत्यधिक मात्रा में जो उष्मा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? जो मैग्नीशियम होता है वो पौधों में पाए जाने वाले एक्सिस हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए तो मैंने बोला कि ये मैग्नीशियम क्या करता है? पौधे को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पौधों में मैग्नीशियम की कमी होती है तो एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म, जिसको एल्बिनिज़म नामक बीमारी बोलते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है रंजकहीनता। क्या बोलते हैं? रंजकहीनता। तो कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों में आपका मैग्नीशियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको बताना है एल्बिनिज़म, जिसको रंजकहीनता के नाम से जाना जाता है। आशा कर रहा हूँ समझ में आया होगा क्या क्या बता दिया मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड में आता है। देखो का ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप सेकंड में, ग्रुप थर्ड में, ग्रुप फोर्थ में कौन कौन से पूरे एलिमेंट है ना, मैं जब पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाके देखिएगा, केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री क्लास प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं अभी एक एक जो मेन जो धातु है उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ जी, है ना। तो आपका मैग्नीशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है। ये हमारे प्लांट और हमारे बॉडी दोनों में पाया जाता है। मतलब प्लांट में, हमारे प्लांट बोल देता है, प्लांट और बॉडी दोनों में पाया जाता है, ठीक है। फिर ध्यान रखना, ये आपका प्लांट में कहाँ पाया जाता है। प्लांट में अगर बात करते हैं प्लांट का किचन, तो प्लांट का किचन क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक है। और ये अगर हम हमारे बॉडी की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में मसल्स का निर्माण करता है और पौधे को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। और अगर पौधों में मैग्नीशियम की कमी होती है तो एल्बिनिज्म नामक बीमारी होता है, जिसको रंजकहीनता के नाम से जानते हैं। मतलब उसमें पत्तियों का कलर एकदम पीला पीला हो जाता है। तो मैंने अभी मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा दिया। अगर मैं मैग्नीशियम के कंपाउंड की बात करता हूँ, मैग्नीशियम के यौगिक, देखो इससे पहले मैंने सोडियम के कंपाउंड बताया था, अब देखो मैग्नीशियम के कंपाउंड। मैग्नीशियम के अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूँ तो मैग्नीशियम के कंपाउंड में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको आपका मिल्क ऑफ, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसी का प्रयोग आपका प्रति अम्ल बनाने में, एंटा एसिड बनाने में करते हैं। इसी का प्रयोग आपका प्रति अम्ल अर्थात एंटा एसिड, है ना, एंटा एसिड बनाने में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। चले, तो क्या क्या बता दिया, ये आशा कर रहा हूँ सभी को समझ में आएगा मैग्नीशियम के बारे में मैंने जो भी चीज़ बताया। अब प्रति अम्ल क्या होता है? मतलब जब एसिडिटी वगैरह होता है हमको, तो इनो वगैरह हम लोग पीते हैं, तो इनो में यही इसी को मिलाते हैं कि इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अभी तक हमने जो पढ़े उससे कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, बेकिंग सोडा मैंने बता दिया। बेकिंग सोडा का आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैंने बताया था आपको, बेकिंग सोडा का NaHCO3 ये होता है, जिसको आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया, अभी मैंने पढ़ाया था आप लोग को NaHCO3। दूसरा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैंने बताया था Na2CO3। ये क्या हो जाएगा? आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसमें अगर आप जल के 10 मॉलिक्यूल को ऐड कर दोगे तब किसका निर्माण हो जाएगा? धावन सोडा का निर्माण हो जाएगा। तो ये भी हमारा बन जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो गया। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। अब उसके बाद देखते हैं, आपका जिप्सम ये बचा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पास किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है? अभी मैंने पढ़ाया था किसको? आपका सोडियम को, ठीक है। किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं? सोडियम को डुबो कर रखते हैं, ये मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से आपस नीचे में देखो क्वेश्चन है, कौन सा आपका मेटल है, कौन सा धातु है पौधे को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है? तभी मैंने बताया भी, आपका जो मैग्नीशियम धातु है वो पौधे को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी करते जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा जो मेटल पौधे को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है? तो आपका मैग्नीशियम, अभी मैंने पढ़ा आपको इसके बारे में। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसका प्रयोग आपका प्रति अम्ल एंटा एसिड बनाने में होता है? मैंने बताया इसका प्रयोग इनो वगैरह हम करते हैं। तो किसका हो जाएगा? आपको मैग्नीशियम का प्रयोग आपका एंटा एसिड बनाने में, प्रति अम्ल बनाने में होता है, ये हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? अभी मैंने पढ़ाया कि क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो, हमने पढ़ा था चिली साल्टपीटर, चिली साल्टपीटर। और चिली साल्टपीटर का फार्मूला क्या होता है? आपका सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ये होता है। लेकिन यहाँ पास एक अलग क्वेश्चन पूछा, यहाँ पास साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, देखेंगे ये होता क्या है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो मैंने बस सोडियम और आपको मैग्नीशियम के बारे में पढ़ाया है। देखो, तो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व होते जा रहा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़िए आप लोग, है ना। आगे बात करते हैं। तो मैंने सोडियम और आपको मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा दिया। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सोडियम मैग्नीशियम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। किसके बारे में जी? कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम,
ठीक है, कैल्शियम के बारे में हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका मेटल हो जाएगा। ये भी आपका एस ब्लॉक का है, कैल्शियम भी आपका एस ब्लॉक का मेटल है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैल्शियम भी आपका एस ब्लॉक का मेटल है। अब बात करते हैं जो कैल्शियम है ना, ये हमारे बॉडी में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में मिनरल्स है। तो हमारे बॉडी में कौन सा खनिज लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तब उस केस में आपको आंसर करना है कैल्शियम। क्या आंसर करना है? आपको कैल्शियम आंसर करना है। आगे बात करते हैं, जब ये कैल्शियम है, ये आपका वाटर अर्थात पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, स्लग्ड लाइम। इसको बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं, स्लग्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। और जब आपका कैल्शियम है आपका ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, इसको आपका बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बिना बुझा हुआ, इसको बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों में से पूछेगा कि कौन से चूना को खाया जाता है, कौन सा चूना खाने योग्य है, तो बताना है ये आपका जो बुझा हुआ चूना होता है ना, ये आपको खाने योग्य चूना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको खाने योग्य चूना हो जाएगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया आपको, जो कैल्शियम है ये एस ब्लॉक का आपका मेटल हो जाएगा, हमारे बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल्स है। फिर मैंने बताया कैल्शियम जब जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जो कि खाने योग्य चूना होता है। जब कैल्शियम आपका ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम के कंपाउंड अर्थात कैल्शियम के यौगिक कौन कौन से हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला आपका जिप्सम, पहला हो जाएगा आपका जिप्सम, और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। इसको बोलेंगे हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा जी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका क्या हो जाएगा? आपका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, चलो अब जिप्सम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अब ध्यान सुनिए कि जिप्सम का प्रयोग कहाँ होता है। मैं पूरे सब चीज़ों को लिखूंगा तो नहीं, बस ध्यान से आपको सुनते चलना है। जिप्सम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? सीमेंट फैक्ट्री में करते हैं। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट फैक्ट्री में करते हैं। जिप्सम का प्रयोग फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। ठीक है, और जिप्सम का प्रयोग जो मिट्टी है उसकी अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। एक तो सीमेंट में करते हैं, देखो अगर सीमेंट में आप जिप्सम का प्रयोग नहीं करोगे ना, तो जैसे आप सीमेंट वगैरह में पानी वगैरह डालोगे तो तुरंत जम जाएगा। ठीक है, तो तुरंत ना जमे करके उसमें जिप्सम मिलाते हैं। दूसरा चीज़ मैंने बताया, इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। और तीसरा, इसका प्रयोग मिट्टी की अम्लीयता को अर्थात एसिटिक नेचर को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये पहला हो जाएगा। दूसरा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जिप्सम का आपका सेकंड कंपाउंड हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 × 12H2O। याद रखना, ये हमारे CGPSC में कई बार पूछा गया है। अब देखो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक फार्मूला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपका इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, मूर्ति बनाने में करते हैं, आर्ट्स वगैरह बनाने में करते हैं, पेंटिंग वगैरह बनाने में आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम के प्रमुख कंपाउंड, पहले मैंने बताया जिप्सम है ना, जिप्सम का प्रयोग मैंने बताया फर्टिलाइजर के रूप में आपका मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ मैंने बताया सीमेंट फैक्ट्री में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका यूज़ टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, मूर्ति निर्माण में करते हैं, आर्ट्स वगैरह बनाने के लिए करते हैं, पेंटिंग में किया जाता है। तीसरा देखो, तीसरा आपको ध्यान रखना है। तीसरा कैल्शियम कार्बाइड, तीसरा कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इसका प्रयोग आपका फलों को आपका कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से राइपनिंग करने के लिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो फल है ना वो आपका वृक्षों में अर्थात पेड़ों में जो फल होते हैं वो आपका प्राकृतिक रूप से एथिलीन हार्मोन के कारण पकते हैं, लेकिन उसको आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और इसके साथ साथ एक और होता है एसिटिलीन नामक गैस का भी प्रयोग करते हैं फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, है ना। तो 3 कंपाउंड बता दिया, जिप्सम बता दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बता दिया और कैल्शियम कार्बाइड। और चौथा आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, चौथा इसका कंपाउंड हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फार्मूला क्या होता है? सभी को पता होगा, इसका फार्मूला होता है आपका CaOCl2। इसी को आपका ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ठीक है,
इसी को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग आपका वस्त्र उद्योग में लेदर को साफ करने के लिए भी होता है और वस्त्र उद्योग में भी होता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा दिया? जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सब इंपॉर्टेंट है, सब आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ये सब क्या हो जाएगा? कैल्शियम का कंपाउंड हो जाएगा। और कैल्शियम हमारे बॉडी में, हमारे दांत में पाया जाता है, हमारे बाल में पाया जाता है, हमारे हड्डी में पाया जाता है। ठीक है, हमारे ब्लड में पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल्स है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कैल्शियम के बारे में भी मैंने बता दिया। अब चलिए, अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो हमने जाना कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र मैंने बता दिया। चलो एक बार वापस लिख रहा हूँ। बेकिंग सोडा का NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा भी मैंने बता दिया था, Na2CO3 × 10H2। इससे पहले मैंने बताया था सोडियम के बारे में पूरा। जिप्सम का भी मैंने बताया, CaSO4 × आपका 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मैंने बताया, CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा। ठीक है, ½ H2O। और बुझा हुआ चूना मैंने बता दिया। ठीक है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। विरंजक चूर्ण भी मैंने बताया, ब्लीचिंग पाउडर को ही आपको विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। तो विरंजक चूर्ण का क्या हो जाएगा? CaOCl2। अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने बताया कैल्शियम कार्बाइड के। किसका? कैल्शियम कार्बाइड। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, सभी को पता है जी। ये तो हो गया है ना। आगे बात करते हैं, किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम मैंने बता दिया है आप लोग को। उसके बाद कौन सा मेटल पौधे को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है? तो मैंने बताया था आपको, मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम क्या करता है? पौधों में एक्सीस हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आगे बात करते हैं, देखिए उसके बाद है, किसका प्रयोग प्रति अम्ल अर्थात एंटासिड बनाने में होता है? ये भी मैंने बता दिया, मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अब उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन बचा है साल्ट पीटर वाला, हाँ इलेक्ट्रिक वार, ये हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है। ये भी हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है। बाकी आपका यहाँ से क्वेश्चन पूरा हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो मैंने आपको सोडियम पढ़ा दिया, मैग्नीशियम पढ़ा दिया, पोटेशियम पढ़ा दिया। अब किसके बारे में पढ़ते हैं? सॉरी, अब सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? पोटेशियम। चलो मैं यही बात बता रहा हूँ आपको पोटेशियम के बारे में। ये पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह किए होता है। पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये भी आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये भी आपका पानी और आपका वायु से क्रिया करके आग उत्पन्न करता है और विस्फोट हो जाता है। और इसको भी आपका किसमें? मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। इसमें भी इसको भी आपका मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। और पोटेशियम भी क्या होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट धातु होता है। ये भी आपका मुलायम होता है, पनीर के जैसा दिखता है। और इसको भी आप क्या कर सकते हो? चाकू से आसानी से काट सकते हो। पोटेशियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और पोटेशियम आपका एस ब्लॉक का तत्व है। कौन सा ब्लॉक का तत्व है जी? ब्लॉक का तत्व है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा, देखो सोडियम को भी तो मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। सोडियम भी तो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो कौन इसमें ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है? तो आपको बताना है पोटेशियम। पोटेशियम ज़्यादा खतरनाक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव है, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, इसको चाकू से आसानी से कट कर सकते हैं, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब बात करते हैं पोटेशियम के कंपाउंड का। तो पोटेशियम के कंपाउंड में बात करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहाने वाले साबुन बनाने में, बॉथिंग साफ है ना, नहाने वाले साबुन बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग आपका लाल दवा बनाने के लिए होता है। किस लिए होता है? लाल दवा बनाने के लिए होता है। और लाल दवा का प्रयोग आपका जर्म्स वगैरह को मारने के लिए करते हैं, कीटाणु को मारने के लिए किया जाता है। तो मैं पोटेशियम का कंपाउंड बता रहा हूँ। पहला पोटेशियम आपका हाइड्रोक्साइड है ना, इसका प्रयोग नहाने वाले साबुन अर्थात बाथिंग सॉप बनाने में करते हैं। दूसरा आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका प्रयोग लाल दवा बनाने में करते हैं, जो कि आपका जर्म्स वगैरह को मारने का कार्य करता है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका KNO3, जिसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। इसको पोटेशियम नाइट्रेट या इसी को आपका सोरा के नाम से जानते हैं, या इसी को आपका साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? साल्ट पीटर के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिएगा आपका साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? अब तक KNO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KNO3 हो जाएगा। आपको रासायनिक सूत्र पूछा गया था साल्ट पीटर का, तो इसी को तो साल्ट पीटर बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को ही आपको साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। अब केवल ये 4 प्रश्न बचा है। इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में ना आपका एल्यूमिनियम का भी प्रयोग होता है, कॉपर
कॉपर का भी प्रयोग होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब का प्रयोग होता है, लेकिन सिल्वर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। लेकिन सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अर्थात चांदी विद्युत का सबसे ज़्यादा चालक होता है, लेकिन इसके तार इसलिए नहीं बनते, इसके वायर इसलिए नहीं बनते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूँ तो एल्यूमिनियम हमारे क्रस्ट में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में मेटल है। मतलब हम जो भूप्रपटी में, हमारे भूप्रपटी में मतलब एल्यूमिनियम में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु हो जाएगा। एल्यूमिनियम का प्रयोग आपको इलेक्ट्रिक वायर बनाने में होता है, हवाई जहाज़ के बॉडी बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किसका प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम का, साथ ही साथ कॉपर वगैरह का भी प्रयोग होता है। किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? देखो, किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? अगर मैं बात करता हूँ लोहा का, अगर मैं बात करता हूँ लोहा, ठीक है, लोहा जिसको आयरन बोलते हैं, तो आयरन क्या है? ये आपका दूसरे नंबर में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। देखो, पहले नंबर में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु तो आपका क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, और दूसरी नंबर में आपका लोहा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? आपका लोहा हो जाएगा, जिसको आयरन बोलते हैं। अब लोहा के आपका और की बात करता हूँ तो हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, आपका सिडेराइट होता है, लिमोनाइट होता है, आयरन पायराइड। तो लोहा का जो और होता है आयरन पायराइड को ही आपका फुल्स गोल्ड अर्थात मूर्खों का सोना बोला जाता है, ठीक है। तो किससे मूर्खों का सोना बोलते हैं? तो आयरन पायराइड को। किसको जी? आयरन पायराइड। आयरन पायराइड जो कि आपका आयरन का अर्थात लोहा का अयस्क होता है, और इसी को आपका मूर्खों का सोना अर्थात इसको आपका फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है, मूर्खों का सोना के नाम से जाना जाता है। अब देखो, सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा कौन सा होता है? अगर आपसे पूछेगा सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा, तो आप बताओगे पिटवा लोहा, रोट आयरन, ठीक है, पिटवा लोहा। जो पिटवा लोहा होता है वो सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा होता है, ठीक है। अगर मैं लोहा की बात करूँ तो आपका एक होता है आपका कच्चा लोहा होता है, एक होता है ढलवा लोहा, एक होता है पिटवा लोहा। ढलवा लोहा को कास्ट आयरन बोलते हैं, पिटवा लोहा को रोट आयरन बोलते हैं, और कच्चा लोहा को पिग आयरन बोलते हैं। तो जिस आयरन में कार्बन की मात्रा कम होती है वो अच्छा क्वालिटी का होता है। तो आपका जो रोट आयरन होता है, पिटवा लोहा होता है, पिटवा लोहा में कार्बन बहुत ही कम होता है, लगभग 0.12 से 0.25 के रेंज में होता है, मतलब कार्बन बहुत कम है। तो इसीलिए आपका ये जो आपका पिटवा लोहा होता है, रोट आयरन होता है, वो आपका उच्च क्वालिटी का लोहा होता है। और सबसे खराब क्वालिटी का लोहा आपका पिग आयरन अर्थात कच्चा लोहा होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 4 से 5% होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर आपका पिटवा लोहा हो जाएगा। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है? अब देखो, मैंने बताया कि लोहा के केस में क्या होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगा वो बैड क्वालिटी का लोहा होगा। लेकिन अगर मैं कोयला की बात करता हूँ तो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगा वो कोयला ज़्यादा अच्छा होगा। कार्बन के आपका 4 प्रकार होंगे, मतलब कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और आपका पिट। जिसमें से एंथ्रेसाइट उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, जो कि इसमें कार्बन का परसेंटेज आपका 80 से 90 से 95% है ना, 80 से 95% के रेंज में होता है एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन का परसेंटेज, ठीक है। और एंथ्रेसाइट जो कोयला है बहुत ही कम स्मोक छोड़ता है, मतलब बहुत ही कम धुआं देता है। बात करते हैं बिटुमिनस, तो बिटुमिनस हमारे भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला हो जाएगा बिटुमिनस, और इसी का प्रयोग घरों में होता है। किसका? बिटुमिनस का, ठीक है। मतलब ये आपका सेकंड नंबर में उच्च क्वालिटी का कोयला होगा। पहला नंबर में एंथ्रेसाइट, दूसरा नंबर में आपका बिटुमिनस, तीसरा है आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला, इसको ब्राउन कोयला के नाम से जानते हैं, लिग्नाइट कोयला। और चौथा आपका पिट कोयला। पिट कोयला सबसे बैड क्वालिटी का कोयला होता है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो क्वेश्चन पूछा कि सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो आप लोग को आंसर करना है एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा? जब एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 80 से 95% के रेंज में होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब एक बार मैं वापस से पूरा क्वेश्चन जो पूछा गया उसको उसके आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वापस एक बार देख लीजिए, रिवाइज करिए। बेकिंग सोडा का क्या होता है? आपका NaHCO3 हो जाएगा। धावन सोडा का क्या होता है रासायनिक फार्मूला? Na2CO3 × 10H2 हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला क्या होगा? CaSO4 × ½ H2O। और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। बूझा हुआ चूना का रासायनिक फार्मूला CaOH ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो, कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, किसका प्रयोग होता है बताओ? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं? सोडियम को भी रखते हैं, पोटेशियम को भी रखते हैं। तो जो ऑप्शन में दे रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। कौन सा मेटल पौधे को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है? तो मैग्नीशियम पौधे को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसका प्रयोग आपका एंटासिड बनाने में होता है? तो इसका आंसर करना है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कंपाउंड होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसी का प्रयोग आपका किसका प्रयोग करते हैं? एंटासिड बनाने में करते हैं। तो
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग एंटासिड बनाने में होता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। साल्ट पीटर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? KNO3 अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट। इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किसका प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम का हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा, आपका सिल्वर का हो जाएगा। ठीक है, बात करते किससे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो आयरन पायराइड। आयरन पायराइड जो कि आपका लोहे का एक और होता है। आयरन पायराइड को आपका मूर्खों का सोना के नाम से जानते हैं। सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा कौन सा होता है? तो आपको बताना है, सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा पिटवा लोहा, जिसको रोट आयरन के नाम से जानते हैं। और सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट होता है, आपको ध्यान रखना है। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है, आपको याद रखना है। आशा कर रहा हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। बाय, टेक केयर।